नया IBN 7 हौसला है। और अब आ रही है डिबेट नंबर 2 की। बात होगी दलित पॉलिटिक्स की, बात होगी अंबेडकर के नाम पर हो रही राजनीति की, बात होगी कि आखिरकार अंबेडकर को पार्टियां आपस में बांट सकती हैं क्या? क्या कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, आरपीआई ये अपना अपना अंबेडकर कहकर वोट बैंक की राजनीति कर सकती हैं क्या? आज ऐसा ही कुछ हुआ। आज दलित दर्शन के मूड में राहुल गांधी दिखाई दिए। वह आज मध्य प्रदेश के महू पहुंचे। महू अंबेडकर साहब की जन्मस्थली है। यहीं पर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था। राहुल ने आज यहां पर रैली की। असल में कांग्रेस बाबा साहब की 125वीं जयंती मना रही है और ये कवायद उसी का एक हिस्सा है। कांग्रेस पूरे 1 साल तक ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब दलित वोट बैंक को एक बार फिर कांग्रेस के खाते में लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे इस 1 साल के भीतर। हालांकि इस कोशिश में उनकी सीधी टक्कर सत्ताधारी बीजेपी से हो रही है। बीजेपी भी बाबा साहब की 125वीं जयंती पर साल भर के कार्यक्रमों का आयोजन करने का दावा कर रही है। तो अब सियासी सवाल यह है कि आखिर बाबा साहब किसके हैं? देखिए आज की कांग्रेस की इस रैली के बारे में और फिर इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। अहमदनगर के सागर सेजवाल को बाबा साहब के रिंगटोन, अपने फोन पे रिंगटोन लगाने के कारण मार दिया जाता है। जब आईआईटी मद्रास में कुछ छात्रों की आवाज को सिर्फ इसलिए दबाया जाता है क्योंकि वो अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल से जुड़े हुए हैं। भारत रत्न संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से असल में राहुल गांधी केंद्र की सरकार पर निशाना साध रहे थे। वो मंगलवार को महू पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी थे। राहुल बाबा साहब के स्मारक गए और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया, विद्वानों से चर्चा की और फिर रैली को संबोधित किया। हालांकि वो आजादी के इतने सालों बाद भी इसी कड़वी सच्चाई को जनता के सामने रख रहे थे कि दलितों का विकास नहीं हुआ। मिशन को पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी, कांग्रेस पार्टी, आपकी और देश में हर एक नागरिक की है। सबको आगे बढ़कर जातिवाद को हराने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। और जाहिर है अब कांग्रेस हर तरीके से अपनी खोई जमीन हासिल करने में जुटी है। राहुल की इस यात्रा से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सोमवार को दलित उत्पीड़न को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने पीएम से अपील की थी कि दलित उत्पीड़न के खिलाफ यूपीए सरकार के दौरान लाए गए अध्यादेश को वो खत्म होने से रोकें। उन्होंने बिल को मॉनसून सत्र में पेश करने की मांग की। हालांकि बीजेपी भी बाबा साहेब के जरिए दलितों पर अपना दावा पुख्ता करने में जुटी है। वो कांग्रेस की दलित चिंता और अंबेडकर मोह को सियासी स्टंट करार दे रही है। राहुल गांधी जी कृपा करके ये बताएं कि अंबेडकर का अगर आप इतना सम्मान करते हैं तो अंबेडकर को आपकी सरकार में भारत रत्न क्यों नहीं मिला? नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के लिए, अंबेडकर जी से संबंधित तमाम जो उनके सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल थे उसके लिए पूरे देश में जो है वो अभियान चलाने की बात करी। तब कांग्रेस को एकदम से याद आ गई कि हमें भी अंबेडकर जी को याद करना चाहिए। बहुत हो गया सोनिया जी की याद, बहुत हो गया इंदिरा जी की याद, बहुत हो गया राजीव जी की याद। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस पीएम मोदी की नकल कर रही है। उनकी सरकार ने जब अंबेडकर पर कई कार्यक्रमों की घोषणा की तब कांग्रेस को उनकी याद आई। बाबा साहेब पर यह सियासी जंग जारी है। इस जंग में मायावती और उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार भी अपनी अपनी भूमिका निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और कुल मिलाकर अब ये बात जो आज राहुल गांधी ने की, अंबेडकर साहब की जन्मस्थली जाकर उनको याद किया, वहां पर रैली की और वहां पर रैली करने के बहाने तमाम अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमले बोले, क्या यही दलित वोट बैंक की लिए जरूरी है? मेरे साथ कुछ खास मेहमान है। बीजेपी के नेता संबित पात्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया बीएसपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जाने माने दलित नेता प्रकाश अंबेडकर साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहली बात प्रकाश जी मैं आप ही से पूछूंगा, अखिलेश जी आऊंगा मैं उसके पास। प्रकाश अंबेडकर साहब, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी वाकई में सीरियस हैं दलित कंसर्न्स को लेकर?
मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जो है वो सीरियस नहीं है। उनकी कोशिश जारी है कि बाबा साहब के माध्यम से जो दलित वोट उनसे खिसक गया है उसको लाने की कोशिश चल रही है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कभी माना नहीं, उनको स्थान नहीं दिया, और वो स्थान मेरे ख्याल से अब राहुल गांधी देना चाहते, ऐसी उनकी एक मंशा दिखती है। लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी करना चाहिए कि बाबा साहब के जन्मस्थान पर जाना या 14 अप्रैल को उन पर माला अर्पण करना, ये मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी की बात है कि जो अपनी भावना व्यक्त करता है जी। लेकिन जहाँ राहुल गांधी जैसे नेता है, उनको अपनी भूमिका स्पष्ट करना चाहिए कि वो किस हद तक बाबा साहब को पहले स्वीकारने के लिए तैयार है। बिल्कुल, क्योंकि बाबा साहब और कांग्रेस पार्टी जो है उनका सिर्फ एक ही बार समझौता हुआ, जब इस संविधान निर्माण करने के वक्त जब आई तब उनका समझौता हुआ, नहीं तो उसके पहले और उसके बाद बाबा साहब और कांग्रेस दो अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ थे, आइडियोलॉजिकली खिलाफ थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मानता हूं कि अब ये राहुल गांधी पहले स्पष्ट करे कि राहुल गांधी जो आइडियोलॉजिकली जो डिफरेंस है वो कहां तक वो मिटाना चाहेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह, क्योंकि ये इसी नोट से मैं आपके पास आना चाहूंगा। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या जो वैचारिक अंतर था कांग्रेस में और अंबेडकर साहब में, क्या आप अंबेडकर साहब की विचारधारा को मानने के लिए आज की तारीख में तैयार हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, बाबा साहब को भारत रत्न अपने कार्यकाल में ना देने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी आज जब महू में राहुल गांधी पहुंचे उस पावन दिन के मौके पर देश से माफी मांगेगी कांग्रेस पार्टी? अखिलेश प्रताप सिंह। किसी को हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी के द्वारा अपनी निजी कि बाबा साहब की नीतियों पे, बाबा साहब की विचारधाराओं पे कांग्रेस पार्टी कैसे रही है, कितना चली है। जो दलितों, पिछड़ों और समाज के सबसे निचले तबके के प्रति बाबा साहब का जो लक्ष्य था, जो मनसा थी, जो इच्छा थी, वो कांग्रेस पार्टी पहले से 125 साल से जब से कांग्रेस पार्टी बनी तब से वो करती आ रही थी। बाबा साहब की जो विचारधारा थी, जो सोच थी, जो वो चाहते थे, बापू ने वो अपनाया, कांग्रेस ने वो अपनाया और उसे आगे बढ़ाया। और जितना भी बाबा साहब जो सोचते थे, कांग्रेस उससे कम दलितों के बारे में नहीं सोचती थी। और कांग्रेस ने सिर्फ वोट के लिए बाबा साहब को आज 50-60 साल बाद कुछ लोग याद कर रहे हैं या उनकी नीतियों को याद कर रहे हैं। कांग्रेस जब से सत्ता में आई, आप देख लें, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण की बात हो, चाहे वो राजनीतिक सुरक्षा आरक्षण की बात हो, चाहे भेदभाव मिटाने की बात हो, चाहे दलितों को हर तरह से सुरक्षित रखने की बात हो आर्थिक सामाजिक रूप से, और चाहे उनको नौकरियों की बात हो, और चाहे उनको सत्ता में भागीदारी की बात हो, हमने नीतियां बना के उसको इम्प्लीमेंट किया। हमने कभी सिर्फ वोट के लिए बाबा साहब की विचारधारा या दलित पिछड़े। अखिलेश प्रताप सिंह, अब डिबेट को मैं ओपन करूंगा। सुधीर जी भी है, संबित पात्रा भी है। अखिलेश जी, मेरा सवाल लेकिन आप ही से है। मेरे 2-3 तथ्यों के बाद आवाज बहुत ही आप हो रही है। आवाज ठीक करने की कोशिश कीजिए प्रकाश साहब की, उनके पास शायद इको हो रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह, मेरा सवाल बहुत सीधा सा आपसे, अगर आप इतने ही बाबा साहब अम्बेडकर के हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, उनकी विचारधारा को इतना ही मानते हैं, तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आज आप देश से माफी मांगेंगे कि अम्बेडकर साहब को हम भारत रत्न नहीं दे पाए थे? पहली चीज। दूसरी चीज, पिछले 25 सालों में यह आरटीआई से पता लगा है कि गांधी परिवारों के 3 प्रधानमंत्रियों के नाम पर आपकी सरकार 25 में से 10 साल रही लगातार, अभी 625 योजनाएं शुरू हुई। बाबा साहब के नाम पर और बापू के नाम पर 4 योजनाएं आई। क्यों? देखिए, आप छिद्रान्वेषण कर रहे हैं। तो क्या करूं? जिन लोगों ने बाबा साहब या उनकी नीतियों को गाली दी, उनके कार्यक्रमों को या उनके विचारधारा को कोसा, और वो अगर कुछ कर दें तो क्या वो बहुत बड़े हो गए? हमने उनकी विचारधारा या जो हमारी विचारधारा थी, जो बाबा साहब की विचारधारा थी, एक ही विचारधारा थी, जो किया इस देश के लिए, दलितों के लिए, वो कौन किस हिंदुस्तान है, दुनिया में कभी हुआ है क्या? हमने बराबर का हक दिलाया। क्या जमीन, अरे अभी आपको बताना पड़ेगा इस देश में, मैंने आपको पहले गिनाया, हमने राजनीतिक आरक्षण दिया,
दलितों को, हमने सामाजिक आरक्षण दिया, हमने आर्थिक बराबरी का हिस्सा दिया, हमने जमीन दिया, हमने धन दिया, सब बराबर लाया। सारे जितने भी तरीके से 70 साल के इतिहास में 60 साल कांग्रेस का शासन रहा सुदीन भदौरिया। और अब नहीं सुदीन, नहीं, डिबेट इज ओपन। सुमित जी एक सेकंड, यहाँ मुझे आना पड़ेगा। जी पात्रा साहब बोल रहे हैं, अखिलेश जी, एक समय वो लोग दलितों को वोटिंग राइट से वंचित रखने वाले लोग अखिलेश बाबा जी साहब के नाम पे किस तरह से परेशान हो रहे थे, अभी मैंने आपके चैनल पे देखा है। अखिलेश जी, मैं कुछ था जब उनको वोटिंग राइट देने के भाई पक्षधर ये नहीं थे। जवाब सुनिए आप संबित पात्रा का। एंकर याद देगा तो आप बोलिएगा। संबित पात्रा बोल रहे हैं आपकी बात पे, सुनिए। अखिलेश जी, मुझे आपत्ति है, आप मेरे से बड़े हैं, मगर आपत्ति इस बात सी है कि जिस वॉइस में आपने कहा कि हमने जमीन दी, हमने धन दिया, हमने जीवन दान दिया, हमने नौकरी दिया, आप कौन है देने वाले? आप अपने आप को बहुत उच्च मानते हैं कि आप भगवान के रूप में आपने नहीं, सुनिए, आप सुनिए, पूछा आपने क्या दिया? एक सेकंड, इन्होंने पूछा आपने क्या दिया? आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, इस प्रकार से नहीं चलने वाला है। आप सुमित जी, आप इन्हें रोकिए, आप इन्हें रोकिए। इनके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, ये अब बीच में बोलना शुरू कर देते, ये बहुत उद्दंडता है। बोलिए, एक सेकंड, आपने जिस प्रकार भगवान के लहजे में कहा कि हमने दिया, आपने नहीं किया कि हमारे नीतियों ने, हमने जमीन दी, हमने नौकरी दी, हमने चाकरी दिया। अरे दलित आपके घर के कौन है जो आपने दे दिया? क्या दिया? उनका अधिकार था। अरे सुनिए, आपका उनका अधिकार था। आप कौन है? राहुल गांधी और गांधी परिवार भगवान है इस देश के? नहीं, आप भगवान हैं, आप भगवान हैं जो आपने जमीन दे दिया। अरे जमीन देने वाले आप कौन है? अन्न देने वाले आप कौन है? चाकरी देने वाले आप कौन है? वो उनका अधिकार था, जो बाबा साहब ने दिलवाया, आपने और गांधी परिवार ने नहीं दिलवाया। अब शांत हो जाइए। अब मैं आपसे 5 सवाल पूछता हूं। भगवान है जो बोलता था कि वोटिंग राइट नहीं देंगे। आप शांत हो जाइए, जिन्होंने पूछा थोड़ा मौन धारण करिए साहब, मौन धारण करिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, अब सुनिए, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक मिनट, दोनों लोग शांत। सुदीन भदौरिया, आपकी बारी। क्या सिर्फ दलित वोट बैंक और जो कुछ अखिलेश आप बोल रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में दलितों की स्थिति बदल चुकी है 70 सालों में? 60 साल, करीब 65 साल। एक मिनट संबित, एक मिनट। ये दोनों लोग यहाँ पर देखिए, ये दोनों लोग एक बीजेपी की ओर से और एक कांग्रेस पार्टी की ओर से इतनी गर्मा गर्म बहस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यही दो पार्टियां हैं जिन्होंने बाबा साहब के विचारों पर और उनको विचारों को अपना एक खंबा बनाकर एक उसके लिए प्रतिबद्ध होकर जैसे संघर्ष किया हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों शक्तियों को अगर आपको देखना है तो उनके कर्म के माध्यम से, उनके विचार के माध्यम से और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखना पड़ेगा। बाबा साहब जिस दौर में सक्रिय हुए, उसी दौर में गुरु गोलवालकर और हेडगेवार थे। दोनों विचारों में टकराव रहा और उसी तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जब बाबा साहब ने, चाहे वो नर नारी समता का सवाल उठाया हो, चाहे वो पूना पैक्ट हुआ हो, उस समय भी कांग्रेस पार्टी से किस किस तौर पर टकराव पैदा हुए, ये सारे साक्ष्य पूरे इतिहास के लोगों के सामने हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं, आज भी ये दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब की रिंग टोन बचाने पर वहां पर बीजेपी की सरकार है। एक दलित युवा को मार मारकर बुरी तरह से बेरहमी से मार दिया गया। इसी तरह से राजस्थान के अंदर, नागौर के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा दलितों को मार दिया गया है। वो दोनों पार्टियां केवल एकमात्र व्यक्ति, अब आपकी बात पे दोनों का जवाब लेता हूं, दोनों बोलना चाह रहे हैं। सुन लीजिए, मैं मान्यवर काशीराम जी ने गांव में जा जाके अलग जगाई और बाबा साहब का जो अधूरा सपना था बहन मायावती जी के माध्यम से सुधींद्र जी करने का पूरा अब आपने प्रयास किया। काशीराम जी का नाम ले लिया है, मायावती जी का नाम ले लिया है, तो मैं सवाल पूछ लेता हूं संबित पात्रा से, आप ही का। संबित जी, क्यों हुआ महाराष्ट्र में ऐसा? आपकी सरकार है वहां पे, चर्चा चली है, उस चर्चा मेरे ख्याल से पार्टी के लाइन पे चली है। बाबा साहब के माध्यम से अगर ये चर्चा चलती तो मैं समझता हूँ कि उचित होता। बिल्कुल, हर कोई पार्टी जो है वो हमने क्या किया बाबा साहब के लिए, वो उस तरीके से चर्चा है।
मैं आज भी मानता हूं कि जितने सज्जन यहाँ पर बैठे वो बाबा साहब को अभी भी दलित मानते हैं और उनको दलित के बाहर कोई देखने के लिए तैयार नहीं बाबा है। साहब इस ये देश सबसे की बड़ी धरोहर खेद है, की बात है। देश की धरोहर बाबा है, साहब हम ने सब यहाँ पर लोग जो मानते हैं संविधान इस बात लिखा वो को। सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, तो इस देश के लिए था। हाँ, वहाँ दलितों के लिए उन्होंने लड़ाई दी, यहाँ के अस्पृश्य वर्ग था उसके लिए उन्होंने लड़ाई ली, ये बात सही है। यही तो दिक्कत है, जो बात प्रकाश अम्बेडकर कह रहे हैं संबित पात्रा, नींव है कि हम क्यों बाबा साहब को दलित के नाम पर रोक देते हैं। बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। ये हिंदुस्तान की राजनीति की विडंबना है। प्रकाश साहब, आपकी इजाजत हो तो मैं प्रकाश साहब सुनिए, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं संबित पात्रा। प्रकाश अम्बेडकर दिखाई देती है, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं संबित पात्रा। कुछ सेकंड हम बोल लें करने के लिए अब ये सब बाबा साहब के पीछे भाग रहे हैं। बोलिए संबित पात्रा। पॉलिटिकली भागने की वजह से मैं समझूंगा कि आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर ये भागेंगे तो इनके हाथ में कुछ न कुछ तो लग जाएगा, नहीं तो ऐसे ही परिस्थिति वहां पे चलती रहेगी। जी सुनिए, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। संबित पात्रा, आप जवाब दीजिए। देखिए, बाबा साहब हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है मैं बताता हूं। ऐतिहासिक रूप से आप सब लोग मानेंगे इस बात को कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब अंबेडकर, ये दो लोग ही ऐसे लोग थे जो कि नेहरू जी के कैबिनेट में गैर कांग्रेसी थे, और दोनों ही लगभग 1 वर्ष और कुछ महीनों के पश्चात उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें स्थान देने से एक तरह से इनकार किया। और मैंने अभी तमाम सवाल पूछे थे, अलग अलग विचार के थे संबित पात्रा जी, उनका विचार संकीर्ण हिंदुत्व का था और इनका बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आप बोल रहे हैं सर, आप प्लीज रुक जाइए। मैं देखिए, आप उस समय मायावती थी नहीं, उस समय कांसीराम जी थे नहीं, हमें उस समय की बात करने दीजिए। नहीं, अरे मैं आपसे सवाल पूछूं, मायावती जी ने तो अपनी ही मूर्तियां लगाई, बाबा साहेब के उन 5 भूमि के लिए मायावती जी ने क्या किया? आप चाहे जन्मभूमि हो, चाहे परिनिर्माण भूमि हो, चाहे शिक्षा भूमि हो, चाहे आपकी आस्था भूमि हो, इन 5 आप समाज में जो गैर बराबरी है उसको कायम रखना चाहते हैं। मेरा यह सीधा सीधा सवाल है, कांग्रेस के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने ही काम किया है। चाहे जन्मभूमि को रिट्राइव करने की बात हो, चाहे परिनिर्माण भूमि 26 अलीपुर रोड की बात हो, चाहे आस्था भूमि नागपुर की बात हो, हर जगह लंदन में शिक्षा भूमि की बात हो, हर जगह रिट्राइव करके उसे काम करने का काम भाजपा ने किया है। मगर मेरा ये सवाल उठता है, सुधींद्र जी, एक मिनट डेकोरम बना के रखें, डिबेट चलने दें। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे, आप इस शोर शराबे में मैं तो कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन राहुल गांधी को अंबेडकर साहब की याद क्यों आ रही है आज की तारीख में, जब आपकी सीटें 204 से घटकर 44 रह गई? राहुल गांधी जी को सीरियसली मत लीजिए, उनको देखो। संबित जी एक मिनट, अखिलेश से पूछा है। वो किसी और बाबा संबित एक मिनट, अखिलेश, सब कोई 10 जनपद में रहते हैं, उससे बाहर वो निकल नहीं सकते हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि 1952 में बॉम्बे में नेहरू जी राहुल गांधी के नाम पे ये कोमा पे जा रहे हैं, अम्बेडकर म्यूट कराइए, कांग्रेस इसका जवाब कराइए, ना बताते हैं क्यों म्यूट कराऊं? जब मैं शांति से आप सबको सुनता हूँ, आप लोग मुझे नहीं बोलने देते हैं। सबको बोलने का अधिकार है यहाँ पर, तय समय सीमा में। थोड़ा मुझे वाइंड अप करना है, आखिरी 1 मिनट बचा है मेरे पास। जवाब दे रहा हूँ, जवाब दीजिए। आप मुझसे सुनते नहीं हैं, जवाब दीजिए अखिलेश। दवाई पिलाने का काम आपसे शुरू कर दिया है। संबित 1 मिनट जवाब सुनिए। म्यूट करा दीजिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। जब मैं जवाब दे रहा था, आपको म्यूट किया गया था, इसीलिए जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर की अंत्येष्टि करने के लिए भी 6 फुट की जमीन दिल्ली में नेहरू जी ने अलाउ नहीं किया, अंत्येष्टि की जमीन तक आपने मुहैया नहीं किया। नेहरू जी किस हाल पे कहते हैं कि आप अम्बेडकर जी के लोग हैं? जो आपने मैं किसी को म्यूट नहीं कराता हूँ सर। अखिलेश जी, मैं यहाँ सबको आवाज देने का मौका मिलता है, यहाँ म्यूट नहीं किया जाता किसी को। आपको भी हमने बोलने दिया था बीच में, तो ये एक तरफा भाषण कराइए, तो आप बोलिए ना, आप जवाब दीजिए ना। मैं तो चुप करा रहा हूँ, आप सब संभ्रांत नागरिक हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ही लोगों के सब्र नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? इम्पेशेंट होते जा रहे हैं आप लोग, आप डिबेट करने नहीं चाहते आप लोग। नहीं सुमित जी, मैं बिल्कुल डिसिप्लिन से डिबेट करता हूँ, मगर जब ये लोग मेरे बीच बोलना शुरू कर देते हैं तो इनको भी चाहिए कि इनको पता चले कैसा लगता है जब बीच में बोला जाता है। मैं नागपुर से प्रोडक्ट नहीं हूँ,
नहीं, आप तो कहीं का प्रोडक्ट नहीं है। अरे आप 10 जनपद के प्रोडक्ट हैं। नागपुर जैसे पुण्य भूमि के प्रोडक्ट कहां से हो सकते हैं? आप तो प्रोडक्ट ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये एक नागपुर जैसे पवित्र स्थान का प्रोडक्ट आप जैसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? बताइए, इतना पवित्र माफी के साथ मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा। मैं चाह रहा था कि मुद्दों पर बात हो। ये पर्सनलाइज, अगर पर्सनलाइज तरीके से डिबेट करना है तो हम सड़क पर बात कर लेंगे। टीवी शो की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी, संबित जी, माफ करिएगा, मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ आप लोगों के बिहेवियर से। आज ये डिबेट इसलिए नहीं होता है। ठीक से नहीं, अखिलेश जी आप बीच में बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी बीच में बोलेगा। नहीं, अखिलेश जी ऐसे नहीं चलेगा। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। आप बोले थे बीच में नहीं बोलते। आज आप बोले थे और इसीलिए आप रोज नहीं बोलते, और आज आप बोले थे। आज आप बोले थे तो संबित को मौका मिल गया। और मैं बता दूं, ये साफ कर दूं, अखिलेश जी, मेरे चैनल पर आवाज म्यूट नहीं होती है। मुझे आवाज दबानी नहीं है। मैं सबके विचार रखने के लिए आता हूँ। बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से डिबेट किया जाता है, और इसीलिए शायद आप लोग यहाँ आते हैं। आप लोग इसीलिए मेरे डिबेट में आते हैं कि मैंने लोकतांत्रिक तरीके से कोशिश करता हूँ कि सबकी बातें रखी जाए। अगर सब बारी बारी से बोलेंगे तो शायद चीजें ज्यादा आसान होगी। माफी के साथ, वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि एक बार हम सबको मंथन करने की जरूरत है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को केवल दलित के नाम पर क्यों देखते हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक दलित थे? संविधान निर्माता नहीं थे? उन्होंने इस देश से छुआछूत की बीमारी को हटाया। वो समता मूलक समाज की बात करते थे। ये तमाम चीजें हम क्यों भूल जाते हैं जब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को उनकी याद आती है? तब सिर्फ दलित वोट बैंक क्यों दिखाई देता है? 16-17% वोट की खातिर क्या इसी तरीके से राजनीति होगी? सोचिएगा जरूर इन